एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय। तो इस टॉपिक को मैं आपको 2 से 3 वीडियो में कवर करा दूंगी क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी लंबा है, ठीक है। और जो चैप्टर 2 के नोट्स मैंने बनाए हैं उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट पीडीएफ पर मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। तो 1630 में शिवाजी का जन्म होता है भोसले कुल में। कुल क्या होता है? परिवार हम बोल सकते हैं, ठीक है। भोसले परिवार में या भोसले वंश में इनका जन्म होता है। तो जैसे हम सरनेम बोलते हैं ना, सरनेम देखकर इंसान का परिवार पहचानते हैं, वैसे ही इनका सरनेम है भोसले, तो इनका परिवार है भोसले। तो शाहजी भोसले इनके फादर थे और जीजाबाई इनकी मदर थी, ठीक है। आपके लिए फैक्ट तैयार हो गया कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। और उनके फादर कौन थे? तो शाहजी भोसले थे। मदर कौन थी? जीजाबाई थी। तो शिवाजी के जन्म के समय पर जो शाहजी भोसले थे इनके फादर, ये कहाँ पर थे? ये दक्कन की सल्तनतों की सेवा में संलग्न थे। संलग्न मतलब कि लगे हुए थे उनकी सेवा में। और हमने एक तो भामनी सल्तनत देखी थी और जो अलग अलग दक्कन सल्तनतों में टूट गई थी, ये हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पर अहमदनगर सल्तनत जो है ना, यहीं पर लोकेटेड है पुणे, ठीक है। इसी पुणे में जन्म होता है शिवाजी का। तो आपको इस मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर है पुणे, ठीक है। यहीं पर शिवाजी का जन्म हुआ था और इसी अहमदनगर सल्तनत की सेवा में लगे हुए थे कौन? इनके फादर शाहजी भोसले। तो ये दक्कन सल्तनतें जो थी ये आपस में लड़ती रहती थी, युद्ध वगैरह चलता रहता था इनके बीच में, ठीक है। अब युद्ध चलेगा तो सैनिक भी तो चाहिए ना, इसीलिए जो शाहजी भोसले हैं ये अपने परिवार से दूर रहते थे। इस बीच शाहजी भोसले की जो जागीर थी पुणे में, वहाँ पर शिवाजी का लालन पालन होता है। कौन करता है? जीजाबाई करती हैं। और कुछ विश्वस्त, विश्वस्त मतलब कि भरोसे वाले, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसे अधिकारियों की देखरेख में होता है शिवाजी का लालन पालन, पालन पोषण, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो सवाल यह है कि जागीर क्या होती है? तो जागीर उस भूभाग को कहा जाता है। भूभाग मतलब क्या है? एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो उस जमीन को कहा जाता है जागीर, जिसे राजा या शासक द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। अब ये व्यक्ति जो है ये एक सामंत भी हो सकता है या फिर एक सैनिक भी हो सकता है। सामंत कौन होता है? सामंत एक, हम कह सकते हैं, एक स्थानीय शासक, एक छोटा सा शासक जो एक बड़े राजा के अंदर आता है। जैसे ये एक बड़े राजा का राज्य है पूरा, ठीक है। अब उस राजा ने क्या किया, इस छोटी सी जगह पर एक सामंत बिठा दिया, ठीक है। मतलब उस जगह की देखभाल, वहाँ की जो सेना वगैरह है वो ये सामंत रख सकता है। उस एरिया का जो भी टैक्स है, जो कर वहाँ से लिया जाएगा, वो ये सामंत वसूल कर सकता है। ऐसे ही कई सारे सामंत जो थे वो बिठा दिए जाते थे अलग अलग जगहों पर, तो उनको ये ज़मीन दे दी जाती थी जिसे जागीर बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो ये जागीर किसी सामंत को या किसी सैनिक को दी जाती थी। प्राय, प्राय मतलब अक्सर, ठीक है। और भी किसी भी इंसान को दी जा सकती थी जो राजा को लगे कि हाँ इसको देनी चाहिए। बाकी ज़्यादातर सामंत या सैनिक को दी जाती थी, ठीक है। अब ये जागीर क्यों दी जाएगी? किसी को फ्री में थोड़ी ना दी जाएगी, वो सेवा कर रहा है राज्य की, तो उसी के पुरस्कार स्वरूप उसको दी जा रही है। मतलब देखा जाए तो उसको उसका पुरस्कार मिल रहा है उसकी सेवा के बदले। ऐसे ही शाहजी भोसले को भी उनका पुरस्कार मिला था, उनको पुणे की जागीर मिल गई थी, ठीक है। तो अब जब व्यक्ति को जागीर मिल चुकी है तो वो उस भूमि से कर संग्रह का अधिकार रखता है, ठीक है। और इस धनराशि का उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर वो राजा की सहायता के लिए भी कर सकता है। मतलब जो ज़मीन उसको मिली है, जो जागीर मिली है, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसका यूज़ वो अपने लिए भी कर सकता है, या अगर राजा को ज़रूरत पड़ रही है तो वो वहाँ पर भी उसकी हेल्प कर सकता है उस पैसे से, ठीक है। तो ये होती थी जागीर। तो शाहजी भोसले को कहाँ की जागीर मिली थी? पुणे की जागीर, याद रखना। तो वहीं पुणे में ही शिवाजी का जन्म भी होता है और ये बड़े भी वहीं पर होते हैं, ठीक है। कुछ अधिकारी भी रखे जाते हैं जिनकी देखरेख में ये बड़े हुए थे, ठीक है। इन्हें यहाँ पर क्या मिलता है? अपनी मदर से इन्हें उत्तम संस्कार मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है। अच्छी शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये शिक्षा इन अधिकारियों ने भी दी थी, ठीक है। मतलब जो शिवाजी थे उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिली, उन्हें प्रशासन की नॉलेज मिली, उन्हें वॉरफेयर की नॉलेज मिली। वॉरफेयर मतलब युद्ध की नीति, युद्ध कैसे किया जाएगा, क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, उन्होंने तलवारबाजी सीखी, सब कुछ सीखा उन्होंने धीरे धीरे करके। तो उन्हें यहाँ पर शिक्षा मिली पुणे में, ठीक है।
और इनकी जो मदर थी उन्होंने भी इनको अच्छे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई। ओके, इसी काल में क्या हो रहा था, दक्कन के सुल्तानों के मध्य होने वाले निरंतर पारस्परिक संघर्षों से पुणे गंभीर रूप से प्रभावित था। जैसा कि मैंने बताया कि जो दक्कन सल्तनतें थीं वहाँ पर जो अलग अलग सुल्तान बैठे हुए थे ना, वो आपस में लड़ रहे थे, निरंतर लड़ रहे थे, मतलब कंटिन्यूअसली बिना रुके लड़े ही जा रहे थे। कभी कोई सल्तनत आपस में लड़ रही थी, कभी कोई लड़ रही थी, ये होता ही चला जा रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, इससे पुणे वाली जो जगह है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि युद्ध हो रहा है। अब जब युद्ध होगा तो सुल्तान को युद्ध लड़ने के लिए पैसे चाहिए। पैसे लेने के लिए वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाता था लोगों पर, तो लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता था, बहुत बोझ बनता था। ठीक है, लोगों की कब जो फसल है वो लूट ली जाए या जो भी उनका सामान है वो कब लूट लिया जाए कुछ नहीं पता, उनकी फसल कब खराब कर दी जाए, सेना जो है वो कब उनको लूट कर ले जाए कुछ नहीं पता, मतलब बहुत ज़्यादा असुरक्षा है उस समय पर। ठीक है, तो पुणे वाला रीजन इससे गंभीर रूप से प्रभावित है और यही सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे थे शिवाजी, यही देखते देखते वो बड़े हुए थे और इसी वजह से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, वो आइडिया था स्वराज्य का। ठीक है, ये स्वराज्य क्या है इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। ओके, तो इसके बाद में 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी ने सैन्य अभियान आरंभ कर दिए। सैन्य अभियान का मतलब क्या है, इन्होंने छोटे छोटे युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध में कैसे इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उपेक्षित जो किले थे और जो निर्जन दुर्ग थे उन पर कब्जा करके उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया। उपेक्षित का मतलब क्या होता है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी ना तो कोई रखरखाव किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो राजा की नज़र में है नहीं। और निर्जन दुर्ग हैं, निर्जन मतलब क्या होता है, कोई रहता नहीं है वहाँ पर कोई भी इंसान, तो ऐसे दुर्ग थे जहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, ऐसे भी दुर्ग थे जो उपेक्षित थे, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो सबसे पहले ऐसे दुर्गों पर, ऐसे किलों पर शिवाजी कब्जा करते हैं। ठीक है, क्यों उन्होंने ये कदम क्यों चला, क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा मिला, उन्हें बिना बड़े युद्ध के उन्हें किले मिल गए, किसी बड़े राजा से उन्हें भिड़ना नहीं पड़ रहा है ना, और सुरक्षित ठिकाने मिल गए। धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्य की नींव रखने का उनको मौका मिल गया। अब कुछ किले ये निर्जन उपेक्षित क्यों हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो दक्कन सल्तनतें हैं वो आपस में लड़ाई कर रही हैं, तो जब वो लड़ाई करेंगे तो वो इतने बिजी रहेंगे कि वो छोटे मोटे किलों पर उनकी देखभाल पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो मेजरली युद्ध पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, इसी वजह से कुछ किले शिवाजी को मिल गए, उन्हें मौका मिल गया कब्जा करने का, उन्होंने कब्जा कर लिया और उन किलों की सुरक्षा को उन्होंने सुदृढ़ बनाया। सुदृढ़ यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया उनकी सुरक्षा को। ठीक है, जो किले अभी तक खाली पड़े हुए थे वहाँ पर अब सुरक्षा जो है वो रखी गई और इन्होंने क्या किया, पुणे पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो इन्होंने शुरुआत की पुणे से सबसे पहले तो। ठीक है, अब एक स्वतंत्र राज्य या स्वराज्य की उनकी कल्पना आगामी वर्षों में, आगामी मतलब क्या है, आने वाले वर्षों में, जो और वर्ष आगे चलते चले गए उनमें इनकी ये जो कल्पना थी स्वराज्य की, ये और ज़्यादा बढ़ती चली गई, और ज़्यादा विकसित हुई। विकसित मतलब इसमें कई सारे डायमेंशन जुड़ते चले गए, जो पक्ष हम जिसे बोलते हैं, अलग अलग पक्ष जुड़ते चले गए। तो स्वराज्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, इसको अगर हम शब्द से समझें तो स्व प्लस राज्य यहाँ पर बोल सकते हैं हम, है ना। तो स्व का मतलब होता है अपना खुद का, और राज्य मतलब जो भी शासन चलाया जा रहा है, जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो हम खुद लेंगे, तो वो चीज़ है स्वराज्य। मतलब अभी तक क्या हो रहा था शिवाजी से पहले तक कि जो अलग अलग मराठा सरदार थे ना वो सुल्तानों के अंडर काम कर रहे थे, जो अलग अलग दक्कन सल्तनतें थी उनके अंडर काम कर रहे थे, वो अभी अलग से शासन नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिवाजी जो हैं वो स्वराज्य का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, मतलब ये चाहते थे कि अपना राज्य बनाना है, हमें एक स्वतंत्र राज्य बनाना है, ऐसा राज्य बनाना है जो किसी दूसरे राजा या किसी दूसरे सुल्तान के अधीन ना हो। ठीक है, हमें उनके जो भी डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना पड़े, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो युद्ध हो रहे थे उससे पुणे प्रभावित हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों पर टैक्स लग रहे थे ज़्यादा, तो जो सुल्तान है वही तो टैक्स लगा रहा था, तो उस सल्तनत के अंदर ये मराठा आ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, रो रो कर देना पड़ेगा। लेकिन यही अगर पुणे वाले रीजन पर मराठाओं का अपना खुद का राज्य होगा तो वो लोगों के बारे में सोचेंगे ना। और यही शिवाजी चाहते थे कि मराठों का अपना स्वतंत्र राज्य हो जो किसी और को कर ना दे, किसी को भी टैक्स ना दे। ठीक है, अपने फैसले खुद ले, यही चीज़ है स्वराज्य। समझ गए अच्छे से? तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो स्वराज्य का मतलब क्या है, अपना प्रशासन हो, अपनी खुद की सेना हो, अपनी खुद की कर व्यवस्था हो, लोगों की सुरक्षा हो
और न्यायपूर्ण शासन हो, ठीक है, किसी के साथ में भी गलत ना किया जाए, ये चीज़ है स्वराज्य। अब यही स्वराज्य की जो उनकी कल्पना है वो धीरे धीरे और विकसित हुई, मतलब इसमें अलग अलग पक्ष जुड़ने लगे, ठीक है, जैसे राजनीतिक पक्ष, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष मतलब कि हम अपने राज्य के फैसले खुद लेंगे, ना कि कोई और सल्तनत लेगी, ठीक है, वो है राजनीतिक पक्ष। फिर आर्थिक पक्ष जो था, आर्थिक में क्या है, जो भी इनकम हो रही है, जो भी आय हो रही है ना, वो राज्य और जनता के विकास के लिए होनी चाहिए, अपने खुद की कर व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी मतलब पैसों से रिलेटेड जो स्वराज्य है, ठीक है, अपना खुद का सारे के सारे फैसले लेना, वो आर्थिक पक्ष हो गया। सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो शिवाजी का यहाँ पर मतलब है कहने का सांस्कृतिक पक्ष में कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को, खुद को हमें सम्मान मिलना चाहिए। ये जो मराठास हैं इनकी अपनी अलग एक पहचान होनी चाहिए, ठीक है, वही है सांस्कृतिक पक्ष। तो इसी का अन्वेषण हम इस अध्याय में करेंगे, जो अलग अलग पक्ष हैं या जो स्वराज्य है उसके बारे में इस चैप्टर में आगे लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये एक पेंटिंग है शिवाजी की, ये कहाँ पर रखी हुई है, अब ये ब्रिटिश संग्रहालय में, संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम होता है वहाँ पर रखी हुई है, 1680 में बनाई गई थी, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रिटिश म्यूजियम में कहाँ पर है, बस बता रही हूँ मैं। तो शिवाजी की पेंटिंग है ये, ठीक है, शिवाजी कुछ इस तरीके से दिखते थे। आगे हम आते हैं, और शिवाजी का जो राज्य था वो शीघ्र ही भारत के पश्चिमी तट तक विस्तृत हो गया था। भारत का पश्चिमी तट कहाँ पर है भाई, तो अगर हम इस वाले मैप से समझें, ये तो खैर 1759 का मैप है, ठीक है। अभी शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में, और वो उन्होंने 1646 में जो है 16 साल की उम्र में ही अलग अलग किलों को कब्जा करना शुरू कर दिया था, और अभी कुछ ही साल हुए हैं इससे आगे। तो उस समय की जब हम बात करें तो उनका जो राज्य है वो पश्चिमी तट पर फैलने लगा था, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, पुणे से अभी वो जा रहे हैं इधर की तरफ, पश्चिमी तट की तरफ, क्योंकि भारत का ये वाला पश्चिमी तट है। हमने डायरेक्शन देखना सीखी हैं, ऊपर वाला होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ, और ये वाली जो दिशा होती है वेस्ट होती है, पश्चिम होती है, और ये वाली दिशा ईस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समुद्र ही तो है, इधर क्या है, इधर है अरेबियन सी, अरब सागर है यहाँ पर, ठीक है। और इधर ईस्ट में क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब हम बोल सकते हैं पूर्वी तट है ये, और ये वाला जो है ये पश्चिमी तट है, ठीक है। तो यही पश्चिमी तट की तरफ जो शिवाजी हैं उनका राज्य बढ़ने लगा था, पुणे से धीरे धीरे वो पश्चिमी तट की तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि तटीय क्षेत्रों के संसाधनों पर अधिकार तथा उन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नौसेना स्थापित करना अनिवार्य था। मतलब एक तो वो जा रहे हैं इंडिया के वेस्ट वाले कोस्ट पर, इस वाले कोस्ट पर वो आ चुके हैं, ठीक है, तट पर आ चुके हैं। तट मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे वाली जो जगह होती है। अब इस तट वाले एरिया पर ना काफ़ी सारे संसाधन होते हैं, संसाधन जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन वाला जो पढ़ा था चैप्टर, ठीक है। तो वही संसाधन यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले तो पोर्ट होते हैं, कोस्टल एरिया पर ही तो लोकेटेड होते हैं पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ से व्यापार होता है, जो अलग अलग जहाज़ हैं वो यहाँ पर आएंगे। मान लो यहाँ पर एक पोर्ट है, ठीक है, इस वाली जगह पर एक बंदरगाह है। अब दूसरे देश से कहीं से एक जहाज जो है वो आ रहा है, यहाँ पर आएगा, सामान लेकर आ रहा है, तो इस पोर्ट पर वो सामान उतारेगा। और इंडिया का कोई व्यापारी है वो यहाँ इसी पोर्ट पर सामान लेकर आएगा, यहाँ से सामान शिप में भरा जाएगा और वो चले जाएगा दूसरे देश में। तो ये काम होता है पोर्ट का, बंदरगाह का, व्यापार वगैरह का काम होता है, ठीक है। तो अगर व्यापार होगा पोर्ट के थ्रू तो पैसा आएगा, तो वो भी तो एक संसाधन हो गया ना। अलग अलग जो बंदरगाह हैं वो संसाधन हो गए। इसके अलावा समुद्र के किनारे पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे मछुआरे वगैरह हमने सुने हैं मछली पकड़ते हैं, तो उनकी आय बनती है, वो कमाएंगे तो राज्य को भी तो पैसा देंगे कुछ ना कुछ, तो वो संसाधन हो जाता है। फिर समुद्र के किनारे पर नमक का उत्पादन होता है। हम जानते ही हैं कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो उस पानी को जो है वो अलग अलग क्यारियों में जमा कर लिया जाता है, और जब वो पानी सूख जाता है तो वहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर नमक ही नमक बच जाता है। तो इस तरीके से नमक का उत्पादन होता था, तो वो भी एक संसाधन हो गया हमारे लिए। इसके अलावा ढेर सारे और संसाधन होते हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे। तो इन्हीं संसाधनों पर अधिकार इन्होंने कर लिया, क्योंकि ये अब भारत के पश्चिमी तट यहाँ तक आ चुके हैं, तो संसाधन पर अधिकार तो इन्होंने कर लिया, ठीक है। इन तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सुगम पहुँच यानी कि
जिन संसाधनों पर अधिकार किया था, अब उनकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि कोई दुश्मन का जहाज यहाँ पर आया, वो आकर इस पोर्ट पर जो है वो हमला कर दे, यहाँ के जहाज़ों को नष्ट कर दे, किसी पोर्ट पर कोई दुश्मन कब्जा कर ले, कोई जहाज है उस पर बहुत सारा सामान था उसको लूट लिया जाए, तो फिर उन संसाधनों पर जो अधिकार किया था उसका फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए, सुगम पहुंच का मतलब हम बोल सकते हैं सुरक्षा करना उन संसाधनों की, ठीक है। तो उसको ही सुनिश्चित करने के लिए नौसेना स्थापित करना शिवाजी को अनिवार्य लगा था। नौसेना क्या होती है? जो समुद्री सेना जो होती है, समुद्र में जो लड़ाई करेगी। एक तो ज़मीन पर लड़ाई करने वाली सेना होती है, एक समुद्र वाली होती है, और एक हवा में लड़ाई करने वाली सेना होती है अगर हम आज के समय पर देखें तो जैसे इंडियन एयरफोर्स है, एक तो वायु सेना है, एक है इंडियन आर्मी जो ज़मीन पर लड़ती है, और एक है इंडियन नेवी जो समुद्र में लड़ती है, ठीक है, समझ गए। तो ये अलग अलग सेनाएं होती हैं, लेकिन उस समय पर एयरफोर्स तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या है, आर्मी थी और नेवी इन्होंने बना ली थी, शिवाजी ने बना ली थी, ठीक है। अब ये उस समय वास्तव में एक नितांत क्रांतिकारी कदम था। नितांत का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से एक क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी मतलब ऐसा कदम जो पुराने तरीकों को बदल दे, एक बड़ा और एक नया परिवर्तन लेकर आए, ठीक है। मतलब एक ऐसा फैसला शिवाजी ने लिया जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल नया था, है ना, और बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला था। क्योंकि बात क्या है कि उस समय पर ना कोई भी बड़े बड़े जो भी साम्राज्य हैं, जैसे कि मुग़ल साम्राज्य है और ये जो दक्कन सल्तनतें हैं, बहामनी सल्तनत जो थी, ये कोई भी अपनी नेवी नहीं बना पा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बना नहीं पा रहे थे, बनाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इन लोगों की प्रायोरिटी क्या थी? ज़मीन पर युद्ध करने की। ज़मीनी एरिया ये लोग ज़्यादा कब्जाना चाहते थे, पैसा भी था इनके पास में, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने समुद्री सेना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन इस चीज़ को समझ पाए शिवाजी, इसीलिए इसको क्रांतिकारी कदम बोला जा रहा है। मतलब ऐसा कदम जो उस समय से बिल्कुल बहुत आगे की सोच थी, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें बदलने लगती हैं। अब अगर हम तुलना करें तो बीजापुर सल्तनत जो थी, बीजापुर सल्तनत में था आदिल शाही वंश। जैसे हमने अलग अलग वंश पढ़े थे, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, ये देखे थे, ठीक है। उसी तरीके से बीजापुर सल्तनत में है आदिल शाही वंश, याद रखना, ठीक है। आदिल शाही किसी इंसान का नाम नहीं है, ये पूरे के पूरे वंश का नाम है। जो अलग अलग लोग आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज्य करते हैं किसी एक जगह पर, उस वंश का नाम है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजापुर सल्तनत पर किस वंश का राज था, तो बता देना आदिल शाही वंश का था, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत के पास व्यापारी जहाज तो थे, मतलब इनके पास में जहाज हैं, लेकिन व्यापारी जहाज हैं, मतलब जो व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, सामान को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीजापुर सल्तनत के पास में तट रक्षा के लिए कोई पूर्णकालिक स्थायी सेना नहीं थी, नौसेना नहीं थी। तट रक्षा क्या होती है? उसी, क्योंकि ये जो है ये तट है हमारा, इसकी रक्षा के लिए कोई भी सेना बहामनी नहीं, जो कौन सी थी अभी, क्या नाम था उसका, बीजापुर सल्तनत जो थी, इसके लिए मतलब इसके पास में तट रक्षा के लिए कोई भी पूर्णकालिक स्थायी नौसेना नहीं थी। पूर्णकालिक मतलब कि जो हर समय रहे, फुल टाइम रहे, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, ऐसा वाला समय, और स्थायी नौसेना नहीं है इनके पास में। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य जो था उसमें भी नौसेना का उपयोग अत्यंत सीमित था। ये भी नौसेना का उपयोग बहुत ज़्यादा सीमित करते थे। इन्होंने मतलब कि नौसेना को ज़्यादा डेवलप ही नहीं किया था, ज़्यादा फोकस नहीं किया उस पर। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर ही फोकस कर रहे थे कि ज़मीन पर युद्ध किए जाएं और कब्जा किया जाए, अपना राज्य बढ़ाया जाए, ठीक है। इस प्रकार मराठा नौसेना का उदय हुआ, ओके, जिसकी वीर गाथाएँ, मतलब इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए मराठा नौसेनाओं ने, वो कालांतर में इतिहास का गौरवपूर्ण अध्ययन बन गई। कालांतर मतलब कि बाद में जाकर, बाद के समय में। इतिहास ही तो बन गया, हर चीज़ इतिहास बन रही है भाई, हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, ये इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं। तो इसी इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्ययन बन गई उनके जो भी काम थे मराठा नौसेना के, ठीक है। अब ये आपको एक फोर्ट दिख रहा होगा, दुर्ग दिख रहा होगा, ये है महाराष्ट्र गोवा सीमा के पास स्थित सिंधुदुर्ग किला। सिंधुदुर्ग किला है ये, ठीक है। और सिंधुदुर्ग किला किसने बनवाया था? मराठों ने बनवाया था, बेसिकली शिवाजी ने बनवाया था इसको। और कई नौसैनिक किलों में से एक है ये। नौसैनिक किला क्या होता है? बेसिकली समुद्र के किनारे पर बनाया जाता है और जो है वो समुद्री हमलों से बचने के लिए बनाया जाता है। तो जैसे ये यहाँ पर है हमारा तट, ठीक है, यहाँ पर हमने एक किला बना दिया, मान लो सिंधुदुर्ग किला बना दिया शिवाजी ने। तो अब इस किले पर क्या रहेगी? नौसेना बैठी रहेगी, ठीक है। अब ये नौसेना यहाँ पर देख रही है कि कोई हमला तो नहीं हो रहा है, हमला होगा तो यहाँ पर लड़ेंगे ये समुद्र में,
ठीक है। और नौसेना को सपोर्ट भी तो मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें रहने के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ पर जगह मिल जाएगी। तो उसी के लिए बनाया गया किला होता है ये, मतलब सुरक्षा के लिए ये एक तट पर बनाया गया किला होता है, नौसैनिक किला। समझ गए। तो महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर है, तो महाराष्ट्र और गोवा की सीमा हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको लोकेशन पता रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये स्टेट है महाराष्ट्र। इसी महाराष्ट्र में पुणे है। ठीक है। यहीं पर ही शिवाजी ने अपना साम्राज्य बनाया था। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा सा स्टेट है, ये स्टेट गोवा आपको दिख रहा होगा। इन्हीं दोनों की जो सीमा है, सीमा मतलब बाउंड्री जो होती है, ये जो सीमा लग रही है इन दोनों के बीच में, वाइट कलर में आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है। तो इसी सीमा पर जो है वो समुद्र के किनारे यहाँ पर सिंधु दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, वो किला बनाया गया था। समझ गए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब इतने बड़े बड़े राज्य जैसे बीजापुर, मुगल, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उसके बाद भी ये एक मजबूत परमानेंट नेवी नहीं बना पा रहे हैं। इनके पास में पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी इनको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ठीक है। और उसी समय पर शिवाजी ने एक हम कह सकते हैं एक संगठित नौसेना खड़ी की। तो इसीलिए हमने इसको बोला कि ये क्रांतिकारी कदम था। ठीक है। तो अपनी प्रजा को शक्तिशाली शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए शिवाजी ने क्या किया था, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। बहुत सारे शत्रु थे। ठीक है, जो सल्तनतें थीं वो आपस में लड़ रही थीं, तो इनको भी तो नुकसान पहुंचेगा, इनके भी शत्रु बनेंगे। तो उसी के लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, और यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है कि इस युद्ध पद्धति में क्या होता है, छोटे छोटे दल होते हैं, छोटा छोटा कुछ लोगों का ग्रुप होता है एक, ये बड़ी सेना को हरा देते हैं। ठीक है। अब ये जो दल है, छोटा सा ग्रुप है, ये किसी भूभाग के गहन ज्ञान के आधार पर तीव्र गति से आकस्मिक आक्रमण करता है। मतलब कोई एक ऐसी जगह होती है जिसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी, पूरा का पूरा भूगोल की इनको जानकारी होती है। घने घने जंगल होते हैं, नदियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, कहाँ से रास्ता होगा, कैसे निकला जाएगा, कहाँ छुपा जाएगा, सारी की सारी जानकारी इस छोटे दल को होती है। ठीक है। तो उसी के आधार पर ये क्या करते हैं, तीव्र गति से, एक तो बहुत तेज़ इनकी स्पीड होती है, एकदम से आएंगे, भाग जाएंगे मार के। ठीक है। तो क्या करते हैं, आकस्मिक आक्रमण करते हैं। आकस्मिक यानी कि अचानक से आक्रमण करेंगे, एकदम अटैक करेंगे, मारेंगे और फिर से छुप जाएंगे। ठीक है। तो शत्रुओं की विशाल सेना को ये परास्त कर देते हैं। परास्त मतलब हरा देते हैं। फिर शीघ्र ही उनकी सफलताओं से बीजापुर का सुल्तान विचलित होता, विचलित यानी कि गुस्सा होता, उसे ना दिमाग खराब होने लगा उसका कि ये जो इंसान है ये फ्यूचर में एक बड़ा खतरा बन सकता है, ये हम पर भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है। वो इस चीज़ को देख रहा था बीजापुर का सुल्तान, इसीलिए उसका दिमाग खराब हुआ, विचलित हुआ वो। उसने क्या किया, उसने अपने अनुभवी सेनापति, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था लड़ाई वगैरह करने का, अफजल खान को भेजा। याद रखना ये नाम। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अफजल खान जो था वो किसका सेनापति था, तो बीजापुर के सुल्तान का था। और इसको किस लिए भेजा गया था, इसको शिवाजी का सामना करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। सामना करने के लिए मतलब उनसे लड़ाई करने के लिए कि इनको हरा कर आओ, शिवाजी को हरा कर आओ, अफजल खान तुम जाओ और इनको मार कर आ जाओ। ठीक है, इसलिए भेजा था। लेकिन कहानी पलट जाती है। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पर, शिवाजी और उनके जो भी सलाहकार थे, क्योंकि शिवाजी ऑब्वियसली अकेले काम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सलाहकार भी होते हैं। जैसे सुल्तान के पास में मंत्री परिषद थी, हमने देखा था, है ना। तो सलाहकारों ने, शिवाजी ने, सबने मिलकर क्या किया था, अफजल खां को मना लिया था। किसके लिए मना लिया था, मीटिंग के लिए। घने जंगलों के बीच प्रतापगढ़ किले की तलहटी में, प्रतापगढ़ किला, ठीक है, प्रतापगढ़ किला जो है वो पहाड़ पर ही तो बनाया गया है। मान लो यहाँ पर किला बनाया गया है, तो इसी के नीचे की बात हो रही है, और नीचे जो है वो घने घने जंगल हैं। ठीक है, इन्हीं घने जंगलों में इसको बुलाया गया अफजल खां को, उसकी तलहटी में व्यक्तिगत भेंट के लिए। भेंट मतलब कि मीटिंग के लिए, मिलने के लिए। मतलब व्यक्तिगत का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरफ शिवाजी होंगे, अकेले होंगे, कोई भी सेना, कोई भी हथियार नहीं होगा उनके पास में, और एक तरफ अफजल खां होगा बिना किसी सेना के। तो ये लोग आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, शांति वगैरह की बात करेंगे। इसीलिए इसको बुलाया गया अफजल खां को। ये मान भी गया था। ठीक है, वहाँ पर क्या किया शिवाजी ने, अफजल खां का वध कर दिया, ख़त्म कर दिया। ट्विस्ट आ गया कहानी में, भेजा था अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी तो बहुत चालाक निकले भाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफजल खां को ही मार दिया, वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि अपने पास में छुपा हुआ एक हथियार लेकर आए थे। वो हथियार क्या था, ये था
आपको दिख रहा होगा, वाघ नख। वाघ नख मराठी में बोला जाता है, मराठी का शब्द है, इसका मतलब होता है बाघ का पंजा। वाघ मतलब बाघ और नख मतलब पंजा, ठीक है। तो बाघ के पंजे जैसा ये दिखता है, आपको भी लग रहा होगा बाघ के पंजे जैसा। ये छुपाकर लाए थे जो शिवाजी थे अपने पास में, ठीक है। तो छोटा अस्त्र है जो बाघ के पंजे के समान आकार का होता है, जिसका उपयोग शिवाजी ने निकट युद्ध में अफजल खान को मारने के लिए किया था। निकट युद्ध मतलब क्या होता है, दो लोग हैं आपस में, बहुत पास पास की डिस्टेंस है इनकी, और उसमें ये लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। छोटे मोटे हथियार हैं, क्योंकि अफजल खान भी भरोसा तो वो भी नहीं करता था, तो छोटा मोटा कोई खंजर वगैरह वो भी लेकर आया होगा। तो ऐसे ही इनका युद्ध चल रहा था। लेकिन मारा कौन जाता है, मारा जाता है अफजल खान, ठीक है। और पहाड़ों में छिपे मराठों ने गुरिल्ला आक्रमणों से अफजल खान की सेना को परास्त कर दिया, क्योंकि अफजल खान अकेला नहीं आया था, वो सेना लेकर आया था। लेकिन अपनी सेना को उसने पीछे छोड़ा और शिवाजी ने अपनी सेना को पीछे छोड़ा, और ये लोग आपस में अकेले मिले जंगल में। वहाँ पर शिवाजी ने सबसे पहले तो अफजल खान को मार दिया, फिर जो जंगल थे ना, वहाँ पर पहले से ही छुपे हुए थे मराठे, जो सैनिक थे पहले से ही छुपे हुए थे, अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। मतलब ये जो जंगल में बुलाना, प्रतापगढ़ किले के नीचे बुलाना, ये एकदम से ऐसा नहीं था, ये सोच समझकर जो है वो बुलाया गया था, ऐसी लोकेशन चुनी गई थी। तो ये लोग पहले से ही छुपकर बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही अफजल खान को मारा गया तो उसकी सेना को भी परास्त कर दिया, गुरिल्ला आक्रमणों से छुप छुप कर वार किया, पूरी की पूरी सेना खत्म कर दी, हरा दी पूरी की पूरी सेना। तो एक ऐसे इंसान को मार दिया शिवाजी ने जो कि बहुत ज़्यादा अनुभवी था, जिस पर इस बीजापुर के सुल्तान को पूरा का पूरा भरोसा था कि ये शिवाजी को हरा कर ही आएगा। लेकिन वो वापस आया ही नहीं, वो मर गया वहीं के वहीं। तो लोगों को लगने लगा कि शिवाजी जो है वो एक ऐसे इंसान है, एक ताकतवर इंसान है, जिन्होंने एक ऐसे इंसान को भी मार दिया जो हर किसी को हरा सकता था, ठीक है। तो लोगों का भरोसा इन पर होने लगा, शिवाजी पर। ओके, अब यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि अगर आप भूतकाल में यात्रा करके, मतलब टाइम ट्रेवल जो होता है, पीछे जो जाते हैं टाइम मशीन से, उसके थ्रू अगर आप यात्रा कर पाते, तो शिवाजी से अगर आप मिलते, तो आप उनसे कौन से 3 प्रश्न पूछेंगे और क्यों पूछेंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोचो कौन कौन से क्वेश्चन पूछोगे आप और क्यों पूछोगे, ठीक है, आप लोगों का काम है ये। इसके बाद में एक रिसर्च का काम और है, गुरिल्ला युद्ध के बारे में अधिक जानने का प्रयास करें, और दुनिया के अन्य किन देशों में यह पद्धति अपनाई गई, मतलब भारत के अलावा और किन किन देशों में गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई गई, उन्होंने इसके लिए किन भौगोलिक लाभों का उपयोग किया। जो अलग अलग देश थे ना, किन भौगोलिक लाभों का वो उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह भारत जैसी भौगोलिक स्थिति हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अपने निष्कर्षों पर समूहों में चर्चा करें, तो अपनी क्लास में चर्चा कर सकते हो, जो आप स्कूल वगैरह में जाते हो पढ़ने, तो वहाँ पर चर्चा कर सकते हो, इसको आप रिसर्च कर सकते हो, और चाहो तो मुझे भी दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, टेलीग्राम के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है। भारत द लर्निंग स्पॉट PDF, वहाँ पर आप रिसर्च करना और लिखना इसको अपनी कॉपी में, और फोटो डाल देना वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए गुरिल्ला युद्ध इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे होता है, शिवाजी ने अपनाया था, बस ये एक रिसर्च टॉपिक है। किस लिए, ताकि आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों की थिंकिंग डेवलप हो सके, ठीक है। तो NCERT ना बेसिकली बच्चों के माइंडसेट को डेवलप करने पर ज़्यादा काम करती है, तो देख लेना इसको, ठीक है। रिसर्च वगैरह कर सकते हो आप अपने आप से, ओके। अब इसके बाद में थोड़ा सा ये तो हमने इस वीडियो में देख लिया, यहाँ तक का पार्ट, बीजापुर सुल्तान अफजल खान तक का पार्ट हमने देख लिया है। इसके बाद में जो आगे वाला जो टॉपिक है, यहाँ से जो भी रहेगा उसको हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है भारत द लर्निंग स्पॉट PDF, इसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं PDF लेकर आऊँगी वो मैं यहीं पर डालूँगी, ठीक है। तो आपको जो है वो बार बार लिंक से जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी इस चैनल की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।